बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, हमें बताया गया कि जमहूरियत एक बेहतरीन निज़ाम है जिसके अंदर मुल्क की तरक्की भी होती है, सियासी तौर पर भी इस्तेहकाम रहता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि हर दौर के अंदर जो जमहूरी जमातें होती हैं वो एक दूसरे के आमने सामने होती हैं, और यही कुछ हम कल शायद देखने जा रहे हैं एक बार फिर से। एक जमहूरी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एक हुकूमती जमात जो कि एक इलेक्टोरल प्रोसेस के साथ मुंतखब हुई, वो आमने सामने होगी। और फिर हमें लगता है कि जो जमहूरी जमातें इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, जिसके अंदर सबसे बड़ा मसला इलेक्टोरल प्रोसेस का है, हमें वो शायद हर इंतखाब में हमारी उम्मीदें होती हैं कि इस बार बैठेंगी और अगली बार जो इंतखाब होगा उसमें कहा जाएगा कि हमें इलेक्टोरल प्रोसेस पर कोई मसला नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो दौर होता है उस हुकूमत का, वो और चीज़ों में गुजर जाता है। जो असल मसाइल हैं उस पर कुछ नहीं होता, उसमें मुआशी मसाइल हैं और दीगर मसाइल हैं। इसी तरह कल हम देखेंगे कि फिर मज़ीद फासले बढ़ते जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 24 तारीख का जो एहतजाज करने जा रही है, उस हवाले से कुछ राब्ते हो रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब का राब्ता हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनसे, और उनसे कहा गया कि आप एहतजाज के हवाले से देखें क्या करना है, अदालती हुक्म है, हम एहतजाज की इजाज़त नहीं दे सकते। बेलारूस का तकरीबन 80 रुकनी वफ्द और फिर 25 तारीख को उनके सदर इस्लामाबाद में होंगे, तो हम कैसे आपको इजाज़त देंगे एहतजाज की, और आप एक आकर शहर बंद कर दें। और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में हमने पहले भी बताया, कल भी जिक्र किया, आज भी बता रहे हैं कि जो उनकी लीडरशिप है कुछ, वो ये चाहती है कि इस एहतजाज को आगे कर दिया जाए क्योंकि अभी तैयारी मुकम्मल नहीं है। लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गड्डापुर कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई तक हम इस्लामाबाद में रहेंगे और हम एहतजाज करेंगे। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक हिकमत अमली सामने आ रही है। मुख्तलिफ शहरों से लोग वहाँ पर पहुँचेंगे, कुछ एप्लीकेशन को डेवलप की गई है, कोई IT से रिलेटेड कुछ आसानी के लिए चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन क्या कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पहुंच जाएंगे? इस्लामाबाद के अंदर कल पुलिस की जानिब से एक क्रैकडाउन किया गया, मुख्तलिफ जगह पर छापे मारे गए, 200 अफराद को गिरफ्तार किया गया। बताया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे जो कि एहतजाज के लिए यहाँ पर पहले से मौजूद थे और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं। एक बयान जो कि बुशरा बीबी साहिबा की जानिब से आया, उस बयान से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती वज़रा वो कुछ और मौज़ूआत पर बात हो रही थी, लेकिन जैसे ही बुशरा बीबी का बयान सामने आया उसके बाद ख़ास तौर पर हुकूमत की जानिब से मौजू बिल्कुल तब्दील हो गया। एहतजाज से ज़्यादा उस बयान पर फोकस किया जा रहा है और बुशरा बीबी पर ग्राफ एक्ट के तहत मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं उस बयान के बाद। और क्या ये उनका ज़ाती बयान है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो कह रही है कि ये उनका ज़ाती बयान है या ये पार्टी पॉलिसी है। और दूसरी बात ये कि क्या इस बयान से इमरान खान पर कोई असर पड़ेगा, उन पर भी कोई इसका बर्डन पड़ेगा, ये भी एक अहम मामला है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह चुकी है, इमरान खान जब सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हैं तो कह चुके हैं कि हम मुज़ाकरात इस मौजूदा पॉलिटिकल जो हमारा सेटअप है इससे नहीं करेंगे। तो अगर जहाँ पर वो मुज़ाकरात करने चाह रहे हैं, और जिसके बारे में हमने गुज़िश्ता कुछ दिनों के अंदर सुना था कि गुज़िश्ता पिछले हफ्ते के अंदर हमने देखा कि कोई बातचीत शायद शुरू हुई थी, तो क्या ये जो हिकमत अमली है ये मुज़ाकरात में उनके लिए कोई फ़ायदा ला सकती है या ये मज़ीद नुकसान लाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मज़ीद सख्तियाँ आ सकती हैं? एक और बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा सेटअप के अंदर जो उनकी लीडरशिप है उसमें वो सियासी कारकुन जो हमें 2018 के बाद नज़र आए, वो सियासी रहनुमा, वो हमें बहुत कम नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर अगर पंजाब की बात कर ली जाए, खैबर पख्तूनख्वा से तो क्योंकि उनकी अपनी हुकूमत है, हम देख रहे हैं कि वहाँ पर लोग मौजूद हैं, लेकिन पंजाब की सतह पर भी हमें वो लोग कम नज़र आते हैं, मीडिया पर भी कम नज़र आते हैं और फिर इस एहतजाज को लीड करने के हवाले से भी कम नज़र आते हैं। तो कल क्या हम देखेंगे इस मुल्क के अंदर? एहतजाज होगा, क्या भरपूर एहतजाज करने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो जाएगी या हुकूमत कामयाब हो जाएगी कि उनको एक मखसूस मकाम तक रोक दिया जाए? और फिर ये भी खबरें हैं कि जिस जगह रोका जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है हम वहाँ पर एहतजाज कर लेंगे। तो इस तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं। नजमुल साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब मरसद मौजूद हैं, तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। नजमुल साकिब साहब, एक तो ये बताइएगा कि ये जो बुनियादी मसाइल होते हैं जिसकी वजह से आने वाले दिन बेहतर हो सकते हैं, उसमें सबसे अहम चीज़ और जो मुतालबा भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि हम मौजूदा सेटअप को नहीं मानते, इलेक्टोरल प्रोसेस जो हुआ था उसको नहीं मानते, उस पर हम कोई बात नहीं सुनते जब कोई भी हुकूमत आती है।
तो क्या ये बुनियादी मसाइल भी कभी हल हो पाएंगे या सिर्फ एहतजाज ही खेलते रहेंगे? इस एहतजाज को लीड कौन कर रहा है? क्या ये एहतजाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर कानूनी करार नहीं दे दिया हुआ? जी। एहतजाज की जुजियात क्या हैं? ये मुतालबात कौन पेश करेगा, किसके सामने पेश करेगा, मुतालबात सुनने किसने हैं, मुतालबात सुन के उनको मानना या उन पे इनकार किसने करना है? सूबे और वफाक का टकराव है तो क्या स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है, जो रियासत पाकिस्तान है, इसकी मुतहम्मिल है? अच्छा, ये इस तरह के सवालात हैं। और फिर मुझे जो नज़र आ रहा है ना, आपको आसपास जो सूरत हाल नज़र आ रही है, उसमें कुछ ऐसा इंप्रेशन आ रहा है कि ये पिछले एहतजाजों की तरह भी ये फिजल आउट हो जाएगा। लग यही रहा है। दूसरी तरफ हमें नज़र आ रहा है कंटेनर खड़े हुए और उसमें यानी सड़कें बंद होती हुई नज़र आ रही हैं, आपकी हाईवेज बंद हो गई, मोटरवेज बंद हो गई, तो उसमें फिर होता है थोड़ा सा शक पड़ता है शायद कुछ हो रहा है। जेल तोड़ के तो खान को रिहा कराएंगे, खान को रिहा कराएंगे तो जेल टूटेगी और उसके बाद जो है वो खान को वहाँ से लेके जाएंगे कहाँ? सेफ हाउस किधर है? उसके बाद क्या होगा? ये सारे सवालात अगर आप देखते हैं ना तो आपको पता लगता है कि अगर ये वाकई ऐसा हो जाए कल, जिसकी के इस वक्त मुझे उम्मीद नज़र नहीं आ रही, अगर ये कल वाकई हो जाए तो मुल्क में आएगी एनार्की। इस एनार्की का क्या होगा अंजाम, ये कोई नहीं जानता। लिहाजा न 26वीं तरमीम वापस होनी है, ना ही खान ने इस तरह से रिहा होना है। ये देख लीजिएगा कि असीरान जो हैं वो असीरान ही रहेंगे। वो अदालत के ज़रिए गए थे, उन पे कोई कानून लागू हुआ था, उन पे कोई किसी किस्म का जुर्म या तो साबित हुआ था या उसकी तहकीकात होनी थी, तब गए थे। तो एहतजाज से कैसे बाहर आ जाएंगे? तो मुझे ये सारा कुछ लग रहा है। और फिर सबसे बढ़ के जो आपके लीडर्स हैं जो बाहर हैं, खान तो इसमें शामिल नहीं हो सकता। खान तो उधर से हिदायत ही देगा। अभी पता लगा है बुशरा बीबी ने कहा है जी कि तबीयत की नासाजी की वजह से मैं उसमें शामिल नहीं होंगी। तो क्या अली मोहम्मद वहां पे शामिल होंगे? शेख वक्कास साहब ने तस्दीक भी कर दी है। शिबली फराज मौजूद होंगे, वो हरावल दस्ता होगा कि जिसमें जी अली जफर जो है वो वहां पे मौजूद होंगे, खोसा साहब मौजूद होंगे, ये जो अपने गौहर नायाब हैं क्या वहाँ मौजूद होंगे? क्या उस सारे दस्ते को जो भी बन रहा है, दस्ता या जत्था या एहतजाज का जो जुलूस है, उसको ये लीड करेंगे? अभी तक कुछ नहीं पता और ये कल हो रहा है जी। अच्छा, इनमें से चूंकि किसी सवाल का जवाब इस वक्त तक ना पीटीआई की तरफ से आया है और ना ही आया है हुकूमत पाकिस्तान यानी हुकूमत वक्त की तरफ से, तो मेरा तज्जिया ये कहता है कि इस रात में सुबह 7:15 बजे तक शायद कुछ हो जाए। क्योंकि जो वो विगर थी, वो जो इंथुजियाज्म था, वो जो एक था कि जी हम जाके तो ये कर लेंगे, मुझे प्लान की ABC भी अभी तक नहीं बताई गई। हमें नहीं पता कि ये क्या प्लान है, ये किस तरह से इंप्लीमेंट होगा। अच्छा, इस वक्त की आखिरी बात, मुझे मेरे एक दोस्त ने फ़ोन करके पूछा, उसने कहा जी सूरत हाल क्या? मैंने कहा यार हम तो बिल्कुल जिस तरह ज़ेर बहस करने आते हैं घर से स्टूडियो, उसी तरह से पहुंच रहे हैं और कंटेनर खड़े हुए हैं, लेकिन वो तो कई दफ़ा हमने देखे खड़े हुए, कई दफ़ा हमने देखा हालात कैसे। उसने कहा तो फिर यानी जाना चाहिए कि नहीं इसमें जाना चाहिए, इस एहतजाज में अगर कल होता है? इस वक्त की आखिरी बात कर रहा हूँ। मैंने कहा अगर तो ये सारा कुछ इकट्ठ हो रहा है कि हमने आटे की कीमत कम करनी है, उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक बिजली के बिल आधे से कम नहीं हो जाते। और तो ये जो प्राइवेट स्कूल हैं इनका सिलेबस होना चाहिए जो कि सरकारी स्कूल हैं। मैंने कहा ये 2-3 चीजें बीच में डाल लें, मैं सबसे पहले आऊंगा, मैं अपने दोस्तों को भी साथ लेके आऊंगा, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो करने वाली हैं। आपने खान को रिहा कराना है, ये तरीका नहीं है, जिंदगी अजीरन कर दी है। आपने असीरान को कराना है, आपने 26वीं तरमीम वापस लेनी है, और भी कुछ आपके मुतालबात हैं, ये तरीका नहीं है। मुतालबात ये होने चाहिए कि अवाम की खुशहाली किसमें है, अवाम के लिए क्या करना है। ना हुकूमत वक्त को इसका पता है और ना ही पीटीआई को पता है। साकिब साहब वो कहते हैं हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हम हर किस्म का देख चुके हैं, उनकी रिहाई भी नहीं हो पा रही, तो हमारे पास इसके अलावा कोई हल नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मौक़िफ़ रखती है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो,
ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यानी देखा, असेंबली में देखा, सेनेट में देखा, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने आईएमएफ को खत लिखा, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने यूके और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कांग्रेसमैन से खतूत लिखवाए, कुछ नहीं हुआ। लॉबिंग की, कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे पैसे लगा लिए, कुछ नहीं हुआ। एहतजाज किए 2-3 दफा, कुछ नहीं हुआ। तो रास्ता तो उनका यही है। अब उनको क्यों नहीं समझ आ रही कि ये रास्ता ठीक नहीं है? और मसालेहत नाम की एक चीज होती है, ग्राउंड रियलिटीज आपने देखनी होती हैं, वो देख नहीं रहे। लग मुझे एक और चीज रही है और उसका खतरा है, खदशा है कि पीटीआई को जानते बूझते हुए एम्बैरस किया जा रहा है। पीटीआई में निफाक तो पहले से ही नजर आ रहा था। पीटीआई को जानबूझ के बताया जा रहा है इस पार्टी में कोई दमखम नहीं है। खान की कॉल पे देखें, कोई नहीं निकला। और ये जो लीडर्स बाहर हैं, ये बस ऐसे ही नाम के लीडर्स हैं। ये मुझे कोशिश लग रही है। बाकी एहतजाज कल हो रहा है कि नहीं, 99% मेरा तज्जिया ये कहता है कि कल किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं हो रहा। राव साहब, आपको क्या लगता है कल एहतजाज हो जाएगा? और ये भी बताइएगा, जो हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़र आ रही है कि अभी तक वो एक ग्रुप मुज़ाकरात में भी मसरूफ़ है, लेकिन हुकूमत इस मूड में नहीं नज़र आती कि उनके मुतालबात मान लिए जाएँ, ख़ासतौर पर इमरान खान की रिहाई वाला। और फिर आपको लगता है कि फेस सेविंग मिल जाएगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं ना कहीं फेस सेविंग ढूंढ भी रही है। देखिए ज़ौक़, एक बुनियादी बात जो है समझने वाली इसमें, वो ये है कि अपोजिशन जो है उसके पास खोने को कुछ नहीं होता। ठीक है, उनके साथ पहले बहुत कुछ हो चुका है, मज़ीद क्या करेंगे? मार देंगे, लटका देंगे, जो धमकियाँ भी दी जाती हैं सफ़ाई हस्ती से मिटा देंगे। तो ये कभी हुआ नहीं। हमने पाकिस्तान की तारीख में भी देखा, दुनिया की तारीख में भी देखा है कि जब आवाम एक साइड पे होती है, आवाम कहीं खड़ी होती है, तो अब वक्ती तौर पे तो शायद कुछ कामयाबी हासिल कर ले, एट द एंड ऑफ द डे वो आवाम की बात सुननी पड़ती है या आवाम खुद अपनी बात सुनवा लेती है। तो ये टामक टोइयाँ मारे जितनी मर्जी करें, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा। यहाँ पे जमात इस्लामी का एहतजाज हुआ, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप का एहतजाज हुआ, क्या कंटेनर लगे, क्या रोका गया, घरों में छापे मार के गिरफ्तारियाँ की गई। ये पीटीआई की दफा ये क्यों शुरू हो जाता है काम? राव साहब, जो कानून आ गया कि आप एक मखसूस जगह पर चले जाएं, वहां पे जलसा करें, जलसा करके आप चले जाएं, आप उस कानून को भी तो फॉलो नहीं किया जाता फिर। जी, उस कानून के बाद भी, उससे पहले भी जगह का भी कहा गया, फिर जगह नहीं दी गई। ये बार बार हुआ है, एक दफ़ा थोड़ी हुआ है, ये 1000 दफ़ा हो चुका है। संगजानी पे उन्होंने कहा, उन्होंने किया, संगजानी पे करके चले गए। बाकी तो उनको कमिटमेंट करते हैं। जब पेंडिंग कराया गया था सुबह 7 बजे दरवाजे खुलवा के कि फ़लाँ दिन आप जलसा कर लीजिएगा, तो वो करने दिया गया था। उसके बाद फिर तारीख चेंज हुई, फिर जाके संगजानी पे जाके हुआ है कि एहतजाज। तो सिर्फ पीटीआई के साथ ये क्यों होता है कि जब उनका जलसा जुलूस कोई भी बात होती है, इस्लामाबाद में आपका ख्याल है उस कानून के बाद कोई मुजाहरा नहीं हुआ, कोई एहतजाज नहीं हुआ, कोई जलसा नहीं हुआ, सब कुछ चल रहा है नॉर्मल। सिर्फ पीटीआई के जब कॉल आती है एकदम से कोई पता नहीं क्या मसला पैदा होता है कि कंटेनरों की भरमार हो जाती है, इधर गन्ने मंगवा लो, फलानी आंसू गैस मंगवा लो, पुलिस मंगवा लो, रेंजर्स मंगवा लो, एफसी मंगवा लो, हर जगह पे कर दो, नाके लगा दो। मेरा इलाका कुछ 17 किलोमीटर दूर है यहाँ से, वहाँ कभी पुलिस का नाका नहीं होता था, आज वहाँ पे भी लगा हुआ था। आते हुए उन्होंने कहा जी किधर जा रहे हैं? मैं कहा जी ऑफिस जा रहा हूँ। तो उन्होंने मेहरबानी की, आने दिया मुझे। तो ये पीटीआई की तरफ क्यों होता है? क्या मसला है? यानी हुकूमत को पीटीआई से क्या मसला है? हुकूमत ने अभी 11 रुकनी कमेटी बनाई पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात के लिए, तो पीटीआई के साथ क्यों नहीं कर सकते मुज़ाकरात? अब तो पीटीआई खुद भी राजी है, मुज़ाकरात भी करना चाहती है, कह भी रही है। पीटीआई वाले इनसे मुज़ाकरात कॉल से आपने गौहर खान साहब को कर ली जी, करना चाहते, क्यों नहीं करना चाहते? वो कहते हैं नॉमिनेट करें बंदे, बात तो करें, बात क्यों नहीं करना चाहते? अभी गौहर खान से की है ना बात, फ़ोन करके अय्याज सादिक के घर गए हैं ना पीटीआई वाले बात करने के लिए, तो क्यों नहीं करना चाहते? ये तो बहाना है कि नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते। बात यह है कि क्या हुकूमत बात कर सकती है? उसके पास ये इख्तियार है, क्या वो कर सकती है बात? ये बुनियादी क्वेश्चन है जो हुकूमत बताना नहीं चाहती कि उसके पास क्या इख्तियार है, क्या वो बात कर सकती है और क्या हो सकता है इसके लिए। बात यह मसला पाकिस्तान का है, मसला पीटीआई का, इमरान खान का या हुकूमत का या किसी का नहीं है, मसला पाकिस्तान का। आप इस तरह से करके, वो उन्होंने तो कॉल दे देनी है, उनका क्या है जाता है, बैक अपोजिशन के पास लूज करने के लिए क्या है? लीडर उनका जेल में पड़ा है, कोई 8-10 हज़ार बंदे भी जेल में पड़े हैं, कुछ और पकड़ लिए जाएंगे। वो कॉल देते हैं, इधर अफरा तफरी मच जाती है एकदम से।
अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो जाती है, को सोच समझ नहीं आती। बात यह है कि आप या तो मुल्क दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा हो तो आप कहें जी रुकावट पैदा हो रही है उसमें, सारा मुल्क के हालात संभाले नहीं जा रहे, आपसे सूरत हाल आपसे ठीक नहीं हो रही, जो आपके इख्तियार में वो आप कर नहीं पा रहे, तो एक नया पंगा उधर से ले लेते हैं आप उनके साथ, वो उनको आप छोड़ने को तैयार नहीं है, उनको कहते हैं जी तुम्हारी गर्दन पे चढ़ के बैठे रहेंगे। तो जब तक उनको स्पेस नहीं देंगे ये मामला ठीक नहीं होंगे। मुल्क के लिए बुरा है, हुकूमत के लिए बुरा है, अवाम के लिए बुरा है। अवाम की तो बात खैर सुनी नहीं जा रही, अवाम बेचारी क्या करेगी। मुज़ाकरात करने से उनके लिए, पीटीआई के लिए बहुत से चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट CBMs के तौर पे कर सकती है। कत्ल के केस में भी 2, 4, 6 महीने बाद या साल बाद कम अज़ कम एज एंटाइटलमेंट उसकी बेल ड्यू हो जाती है। यहाँ तो आम से केसेस में बेल्स नहीं हो रही। कम अज़ कम गवर्नमेंट अदालत को जाके कह तो सकती है कि जी ये बंदा रिक्वायर्ड नहीं है हमें, ठीक है, बजाय इसके कि एक बंदे को रिहा करते हैं और दूसरे केस में फिर अंदर डाल देते हैं, फिर रिहा करते हैं, फिर अंदर डाल देते हैं। तो क्या करें, मैं बार बार कहता हूँ कि मारते हैं और कहते हैं रो भी ना, तो रोना तो उन्होंने है, एहतजाज उन्होंने करना है, कॉल भी उन्होंने देनी है। उनकी कामयाब होती है नहीं होती उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि उनको आप निकलने ही नहीं देते, आप खुद ही उसको पैनिक बचा के खुद ही साबित कर देते हैं कि पता नहीं क्या मसला हो जाएगा। कंपैरिजन जैसे मैंने दिया, बाकी पार्टीज भी आप पैनिक में नहीं आते, इन पे पैनिक में आते हैं। लोग यही समझते हैं कि इन पे जो पैनिक में आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल आएंगे, इसलिए डरते हैं। लाहौर बंद कर दिया, इस्लामाबाद में एहतजाज है, लाहौर की गलियां बंद करनी शुरू कर दी हैं, मुल्तान बंद कर दिया है, कराची तक पाबंदी लगा दी, सारी मोटरवेज बंद कर दी हैं। तो क्या इससे क्या हासिल करना चाहते हैं अगले दूसरी यही 2-3 दिन में पहुंचेंगे, ये कल नहीं पहुंच रहे। उन्होंने कहा जी हमें 2-3 दिन लगेंगे पहुंचने में, क्योंकि इसमें रुकावटें भी हैं और मसाइल भी हैं, तो हम आहिस्ता आहिस्ता करके फिर पहुंचेंगे। तो इसका मतलब अगले 3-4 दिन तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। हर चीज़ बंद है, अभी इंटरनेट भी सुना है बंद किया जा रहा है, फ़ोन शायद नहीं बंद हो रहे लेकिन इंटरनेट बंद किया जा रहा है। तो उसके बाद आप देख लें क्या सूरत हाल होगी पाकिस्तान की। तो साकिब बशीर साहब, इस बार तो अदालती ऑर्डर भी है कि एहतजाज ना करें, फिर दूसरी जानिब जिस तरह राव साहब कह रहे हैं कि क्या हुकूमत के पास इख्तियार है भी या नहीं मुज़ाकरात का, तो हुकूमत के लिए भी पर अपॉर्चुनिटी लगती है कि वो इस मौके का फ़ायदा उठा के ब्रेकिंग पॉइंट के तौर पर सामने लाए और एहतजाज का एक अमल सामने लाए। दूसरा ये भी बताइएगा कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि इस बार जो आएगा वो वापस नहीं जाएगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा। आज उन्होंने इस्लामाबाद में पुलिस वालों से भी यही गुफ्तगू की है, तो फिर क्या माहौल होगा, क्या इंतजामात? एक चीज़ जो है वो मुझे बहुत कंफ्यूज कर रही थी कि ये वही हुकूमत है जिसके IG साहब जो है वो सुबह दोपहर शाम 3 दफ़ा जो है वो कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हमने उस पर मुकम्मल अमल दरामद करना है। ये वही हुकूमत है या कोई और नई आ गई है? कल की बात है 12 जुलाई का, अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आज तक अमल दरामद उस पर नहीं हुआ और डट के खड़ी है हुकूमत कि हमने नहीं अमल करना, और रद्दी की टोकरी में डाला उस फैसले को। और दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला उनको बड़ा पसंद आया है। तो ये पिक एंड चूज जो है ये थोड़ा सा उनको भी देखना चाहिए। और दूसरी जो बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के केस ऑर्डर की, क्योंकि ऑर्डर आ चुके हैं हम उस पर बात कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो पॉलिटिकल जो इस किस्म की होती हैं चीज़ें, उनमें अदालतों को डायरेक्टली इस तरह नहीं पढ़ना चाहिए। अब होता क्या है, होगा ये कि पुलिस जो भी स्टेप ले रही है ना इस्लामाबाद में, इंतजामिया वो कहती है हमारे पास ऑर्डर है, हमारे पास ये ऑर्डर है, हमारे पास ये ऑर्डर है। हालांकि इसी अदालत में 6 महीने उनको लगे, जो राव साहब ने बताया कि हमने जलसा करना है यार, हमें इजाज़त दे दें, हमने जलसा करना है, इजाज़त दे दें। एक दफ़ा जलसा, फिर एक दिन पहले जनाब उन्होंने कहा जी NOC वापस, फिर उन्होंने कहा, फिर संजानी का जो जलसा हुआ उसमें कोई दर्जन से ज़ायद मुकदमे हुए, उसी में वो जो गिरफ्तारियां हुई थी पार्लियामेंट उसके अंदर से MNAs गिरफ्तार हुए थे, उनके सारी पार्टी लीडरशिप अभी भी जमानतें जो है भुगत रही है। जो उन्होंने जलसा पूरी इजाज़त 4-5 महीने की कानूनी स्ट्रगल करके लिया था, इजाज़त ली थी, उसमें भी उन्होंने कर दिया था उस पर मुकदमा जो कर दिया। मुकदमा किस बात पर हुआ था कि आपका टाइम था 4 से 8 और आपने बजा दिए 10, तो इसलिए जो 2 घंटे हैं ना आपने वायलेशन किया तो हम आप पे मुकदमे बनाएंगे। 12 भी नहीं बजे थे, 12 से पहले जो है मुकदमा ख़त्म हो गया था जलसा। तो ये जब इंतज़ामिया का, पुलिस का, हुकूमत का जब ये रवैया हो तो फिर आगे से फिर आपको यही जो है वो तवक्को करनी चाहिए कि इस बार उन्होंने एप्लीकेशन ही नहीं दी। हालांकि उनको देनी चाहिए थी, ऐसा नहीं है कि अगर नहीं भी हुकूमत देती फिर भी उनको एप्लीकेशन देनी चाहिए थी। इस दफ़ा उन्होंने दरख्वास्त ही नहीं दी कि हमें जो है वो इजाज़त चाहिए और हमें आप दें। दूसरी जो बात है वो ये है कि
जो पीटीआई की जानिब से एक प्लानिंग सामने आई है वो ये है कि जहां पे उनको रोका जाएगा, एक तो वो आएंगे आराम से, और दूसरा उनको जहां पे रोका जाएगा बहुत बड़े पैमाने पर, अगर उनको रुकावट का सामना हुआ तो वो वहीं पे बैठ जाएंगे, फिर वो आगे बढ़ेंगे, फिर वो आगे बढ़ेंगे। इस तरह जो है वो उनका प्लान है, और एक दिन का ये प्लान है भी नहीं, तो ये ज़्यादा दिनों का है। अब जिस तरह की हुकूमत ने सिचुएशन बनाई है इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, इसी तरह मोटरवेज हैं। अभी मैं पढ़ रहा था मंगला डैम का जो पुल आज़ाद कश्मीर से कनेक्ट करता है जीटी रोड को, वो भी बंद, झेलम का पुल बंद, मतलब कनेक्टिविटी विद इन सिटी और आउटसाइड सिटी आपने जाना है, हर चीज़ जो है वो आपने क्लोज कर दी है। और इसी तरह केपी से आने वाला, तो ये सिचुएशन कितने दिन के लिए रख सकते हैं? क्योंकि रात को हॉस्टल से जो स्टूडेंट्स निकाले गए उनको कहा कि 27 नवंबर तक आप जो है वो जेन में रखें और आप निकल जाएं, 27 नवंबर को आप वापस आए। इसका मतलब है 24, 25, 26, 3-4 दिन तो हुकूमत ने भी जेन बनाए हुए हैं कि ये चीज़ चलनी है। बैरिस्टर गौहर से रब्ता हुआ मोहसिन नकवी साहब का, लेकिन वो भी उन्होंने मेरे ख्याल में पैगाम ही दिया है कि हमारे जो बेलारूस के सदर साहब आ रहे हैं 2-3 रोज़, तो ये मसरूफियात है, हाई लेवल के वफूद हैं, तो इसलिए आप जो है वो अपना सोच लें। सोच मतलब ये लें कि आप कहीं एहतजाज जो है वो आगे ही कर लें। तो अभी तक उनका जवाब नहीं आया। इमरान खान साहब से मुलाकात का बताया जा रहा था, लेकिन अभी मेरी पीटीआई के अंदर से बात हुई तो उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि अभी कोई मुलाकात नहीं। अब एक चीज़ बड़ी तय है कि रात को उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो कमेटी है उसने ये हतमी तौर पर डिसाइड कर लिया कि 24 को हम जा रहे हैं एहतजाज के लिए। अब इस एहतजाज को अगर आपने रिवर्स होना है, इसमें कोई तब्दीली होनी है, वो अडयाला जेल से होनी है। अब अगर तो वो 21 अगस्त की तरह सुबह 7:30 बजे अडयाला जेल खुल गई और वहाँ से कोई पैगाम आ गया कि ठीक है 1 हफ्ता आगे कर लें या 10 दिन आगे कर लें, फिर ठीक है, वगरना मेरा नहीं ख्याल कि अब जो है वो एहतजाज डिले होगा। पीटीआई जो पॉलिटिकल पार्टी है, फैसला उधर अडयाला जेल से ही होना है। तो इसलिए पीटीआई के कल भी मैंने आपको बताया था, आज भी और रात को इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जो पुलिस है उसने छापे भी मारे हैं कि यहाँ से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाए। और आज उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की कि हमने बहुत सारे लोग गिरफ्तार कर लिए हैं जो पहले पीटीआई के यहाँ पे आ चुके थे पंजाब या केपी से, उनको जो है गिरफ्तार कर लिया है। जो पुलिस है वो पूरी कोशिश कर रही है कि इसको रोका जाए, और इसमें इंटरनेट के साथ साथ इस दफ़ा थोड़ा सा इजाफा मुझे नज़र आया है। अब ये होगा तो फिर मामला पता चलेगा। उन्होंने कहा कि हम इंटरनेट बंद करेंगे और वाईफाई भी शायद फिर पीटीसीएल या जो है वो नया टेल बाकी जो है वो कंपनी से जो इंटरनेट चलता है क्या वो भी बंद होगा। अगर वो बंद होगा, उमूमी तौर पर यह होता है कि दफातर में वो चलते रहते हैं, कनेक्टिविटी का एक जरिया रहता है, आप ओपन जाएंगे डाटा नहीं चलेगा, तो वो भी अगर बंद हो गया तो फिर मेरे ख्याल में उनको मसला होगा। सिर्फ आखिरी बात मैं ऐड कर दूं कि पीटीआई ने एक वेबसाइट उन्होंने दी कि इस पे सारी आप अपडेट्स देंगे, तो फिर मेरे ख्याल में उनकी भी कनेक्टिविटी तोड़ने के लिए हुकूमत जो है ये कर रही है। वो मुझे इससे एक चीज़ याद आ गई, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने पिछले एहतजाज में अपने सोशल मीडिया पेजेस पर लगाया था कि आप अपने अपने घरों के वाईफाई के पासवर्ड हटा दें, ताकि क्योंकि वाईफाई चल रहा था तो आपके आसपास जितने भी लोग हैं इस्लामाबाद वालों के लिए कहा था कि वो इंटरनेट यूज़ कर सकें। तो फिर हुकूमत ने उसका हल निकाल लिया। इसका मतलब हुकूमत के मजीद क्या इंतजामात हैं और क्या इकदाम करेगी, इस पर हम बात ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। अब बात करते हैं ज़रा हुकूमती इंतज़ामात और शहरियों के मसाइल क्या हैं। हमने देखा कि आज मुख्तलिफ जगह पर कंटेनर्स, जिसका पहले पार्ट में जिक्र हुआ, उससे बहुत सी जगह एम्बुलेंसेस फंस गई, कुछ जगह फिर मिन्नतें तरले किए गए कि एम्बुलेंस को गुजरने दें, फिर कहीं से गुजर गई, कहीं रुकना पड़ा, उसको रास्ता तब्दील करना पड़ा। फिर पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे समेत 5 मोटरवेज़ को बंद किया गया है। यौमिया 1,30,000 अफराद इस्लामाबाद आते और जाते हैं। ज़राए ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से कहा गया मौशी तौर पर, यकीनी तौर पर यह बहुत बड़ा नुकसान है। उसकी वजह यह है कि आप देखें आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद हो गया, फिर अगर इंटरनेट बंद हो जाता है तो यकीनी तौर पर जो फ्रीलांसर्स पाकिस्तान के अंदर हैं वो बड़े मोहतात होकर बैठे होंगे कि भाई इन 1-2 दिनों के अंदर हम कोई काम ना पकड़ें क्योंकि हम उसको डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो मौशी तौर पर एक बड़ा नुकसान हमारा ये भी हो जाएगा। एक ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वफाकी दारुल हुकूमत को जो है वहाँ पर धरना देने की बात की थी, तो शायद उसका एक हिस्सा जो है वो ब्लॉक हो जाता, लोगों को वहाँ पर आमदोरफ्त में मसला होता, लेकिन हुकूमत ने जो है वो पूरा मुल्क ही ब्लॉक कर दिया। इसकी वजह क्या वाकई बहुत ज़रूरत थी, और क्या हुकूमत की ये जो पॉलिसी है कंटेनर्स लगाकर लोगों को रोकने की, क्या वो लोगों को रोकने में कामयाब हो जाएगी?
और उसके साथ साथ क्योंकि हम जिक्र कर भी चुके हैं कि बेलारूस के सदर आ रहे हैं, तो फिर कुछ वीडियोस हमने देखी कि इस्लामाबाद में जिन रूट से उन्होंने गुजरना है वहाँ पर कंटेनर्स के ऊपर सब्ज़ रंग का कपड़ा भी लगाया जा रहा है ताकि ये तासुर ना जाए कि कंटेनर्स लगे हुए हैं शहर के अंदर। एक मीम मैंने देखी, राव खालिद साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, मीम मैं शेयर करता हूँ कि मैंने देखा कि किसी ने सोशल मीडिया पर लगाया हुआ था, उसने कहा था कि फैसलाबाद से लाहौर की कन्फर्म डंकी 30,000 रुपये में। ये सूरत हाल है कि एक शहर से दूसरे शहर के अंदर भी मूव नहीं कर पा रहे। तो आपको लगता है कि ये इंतजाम जो है वो काफ़ी होंगे इस एहतजाज को रोकने के लिए? जी बिल्कुल, इस मुल्क को डुबोने के लिए भी काफ़ी होंगे, इस मुल्क की मईशत को डुबोने के लिए काफ़ी होंगे। इस मुल्क की कोई थोड़ी सी कोई नौजवान नस्ल अगर कोई नॉर्मल है, उसको अब नॉर्मल करने के लिए भी बहुत लाजिम होंगे। मेरे जैसा बंदा इस उम्र में फ्रस्ट्रेट हो गया है, तो नौजवानों का क्या हाल होगा। बेसब्री वैसे ही हमारी कौम में बहुत ज़्यादा है। इंतजाम बहुत मिसाली हैं, सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं पूरे मुल्क में लॉकडाउन कर दिया गया है। कोरोना से भी आगे चला गया काम, कोरोना में भी शायद इस किस्म का लॉकडाउन नहीं था। और ये अजीब है कि बजाय इसके कि मुजाहिरीन को घेरा जाए, इन्होंने इस्लामाबाद के शहरियों को घेर लिया है। पुलिस ने पूरी तरह से कंटेनर लगा के एक किला बंद कर दिया उनको। तो मुझे समझ नहीं आती है किस किस्म की स्ट्रेटजी है। और दलेर इतने हैं कि घर के अंदर कुंडी लगा के कहते हैं नहीं छड़ांगे, अंदर कुंडी लगा के बैठ गया फेडरल वफाकी दारुल हुकूमत में, और सारा कुछ बंद करके कि नहीं छड़ांगे। तो बाहर निकलो ना भाई, जाके उनको फेस करो, जहां से वो आ रहे हैं वहां जाके फेस करो। नहीं राव साहब, अगर यही सूरत हाल रहती है तो फिर हम देखेंगे कि अटक पुल के ऊपर एक बार फिर से दोबारा से वहां पर हमें थोड़े से नाखुशगवार वाकयात देखने को मिलेंगे। वही सब कुछ होगा, वो वहां से क्रेनें वगैरह आएंगी और वो हटाने की कोशिश करेंगे। तो अगर वो दाखिल हो गए तो फिर क्या होगा इस्लामाबाद? यही मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे कि एक भिड़े फिर रही है, अपनी मर्जी से फिर रही है। जब उनको छेड़ोगे तो वो क्या करेंगी? वो हमला करेंगी, काटेंगी, आप मारोगे, कोई बच जाएगी, कोई काटेगी, कोई मर जाएगी। तो यही होता है फिर आप जब इस तरह से करके करते हैं, रिएक्शन तो फिर ऑब्वियसली होगा। आप पहले उनको देख तो लेना। कल नजीब साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी, क्यों रोक रहे हैं उनको? आने देना, ब्लफ कॉल करें उनका। ये हुकूमत खुद कहती है कि इनके तो सपोर्टर ही नहीं है, 500,000 बंदा मुश्किल से निकलता है इनका, तो उनको आने दें, उनका ब्लफ कॉल करें। मसला क्या है, क्यों इस तरह से आपने किया हुआ? और इतनी तकलीफ दे सूरत हाल है। जो स्टूडेंट्स की बात की साकिब ने, उनको कहा हॉस्टल्स खाली कर दे। प्राइवेट हॉस्टल्स में स्टूडेंट्स रहे, सरकारी हॉस्टल इतने नहीं होते। बहुत से मैंने देखा है, मेरे बच्चों के भी जानने वाले हैं, मेरे एक अजीज़ पढ़ रहा है उसके साथ के हॉस्टल्स में, उनको हॉस्टल से निकाल दिया है। होटल और गेस्ट हाउस सारे बंद हैं, ट्रांसपोर्ट सारी बंद है, वो कहीं नहीं जा सकते। क्या करें? वो सड़क पे बैठेंगे, रजाइयाँ लेके सड़क पे लेटे हों, या पता नहीं रजाइयाँ भी उनको कमरे से उठाने दी हैं कि नहीं उठाने दी। तो कोई रीजनेबल तरीके से तो काम करे ना। कम अज़ कम आपने अगर करना ही है, आप उन इतनी आपने फोर्स इकट्ठी की हुई है, 2-2 सिपाही बाहर लगा दें उन हॉस्टलों के कि जी बाहर नहीं निकलना, अंदर रहना है आपने, इधर ही खाओ पियो बैठ के आराम से। 2 दिन के लिए वो वहाँ पर उनको डिप्लॉय कर दे। इतनी तकलीफ दे सूरत हाल है तालीम के लिए, सेहत के हवाले से लोगों की। और उसके बाद कल मैं देख रहा था, हमारे दूसरे जवेद से बड़े सीनियर साथी हैं, उन्होंने लिखा कि उस फादर का सोचें जिसने अपनी बच्चे की शादी 23 तारीख को रखी हुई थी और उसको शादी हाल बंद है, उसको कहा गया जाओ भाई, उसने पैसे। तो राव साहब, आज 2 दूल्हे फंसे हुए गुजरावाला में, इंतजार कर रहे हैं रास्ता खुले, दुल्हनिया लेकर आए, 2 दूल्हे फंसे हुए। उसके फाइनेंशियल कॉस्ट भी देखे ना, और मुल्क की सूरत हाल देखे। अगर इसी तरह से ये करते रहे, इन्होंने रास्ता ना दिया अपने सियासी मुखालफिन को, या उनके साथ बातचीत ना की, तो ये सबके रास्ते बंद हो जाएंगे। ये मेरी बात याद लिख के रख ले। पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है, बार बार बताया गया मुख्तलिफ मौके पे जो पॉलिसीज़ थी उनके हवाले से कि ये ना करो भाई, ये गड़बड़ हो जाएगी। जो हिस्ट्री को जानते हैं, जो तारीख जिन्होंने पढ़ी हुई है, वो एक हद होती है हर चीज़ की। आप जब किसी वो कहते हैं ना, बिल्ली को कमरे में अगर बंद कर दें और उसको मारने की कोशिश करें तो आखिर गले में पकड़ लेती है फिर। तो खुदा के लिए को अक्ल को होश के ना भूलो, को अक्ल को हाथ मारो। क्यों मजाक बना रहे हैं? अपना भी मजाक बना रहे हैं, दुनिया में मजाक बन रहा है, और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। आप जब इंटरनेट बंद करेंगे, आपको पता है मिलियंस ऑफ डॉलर का एक दिन में नुकसान होता है आपका। तो कारोबार का लहजा नुकसान होगा आपका, ट्रांसपोर्ट जो वो अपनी जगह पे है, बाकी मामला अपनी जगह पे। आपकी नौजवान 60-65% यूथ है, उसके साथ आप क्या करना चाह रहे हैं? अगले टॉपिक में जो हम डिस्कस करेंगे
तो वो इन्हीं चीज़ों की वजह से हम इस नहज को पहुंचे कि आज हर तरफ हमें एक कह ले के बेयकीनी की सूरत नज़र आती है, एक अफरा तफरी नज़र आती है, फ्रस्ट्रेशन नज़र आती है, नौजवानों में ख़ास तौर पे एक एक्सट्रीमिज़म बढ़ता चला जा रहा है। तो खुदा के लिए कुछ मुल्क पे रहम करें, इस अवाम पे रहम करें। सिर्फ इसलिए कि आपकी हुकूमत चलती रहे तो खुदा के लिए किसी को तबाह ना करें। मेरा ख्याल है अगर इमरान खान से बैठ के बात करेंगे, आपकी हुकूमत भी चलती रहेगी और मामलात भी ठीक हो जाएंगे। वो इस हुकूमत को मानते नहीं। नजम साकिब साहब, हम बात करें हुकूमत की तैयारियां क्या होंगी, तो आपके दोस्त ने फैसल वाडा साहब, उन्होंने कहा कि हुकूमत एहतजाज करने वालों को धोबी घाट की तरह धोने के लिए बिल्कुल तैयार है। देखिए, सबसे पहले तो ये क्लैरिफिकेशन कीजिए, आपने कहा है कि फैसल वाडा साहब मेरे दोस्त हैं। देखिए, मैं दोस्त बड़ा चुन के रखता हूँ, मैं इतना वो नहीं हूँ कि ऐसे ही बना लूँगा उनको, और वो वैसे भी उनका कद काट, हाँ इतना कह तो रिजाल भी नहीं, हाँ इतना कह तो रिजाल नहीं है कि उनको बनाया जाए। वैसे भी उनका जो लेवल है वो ज़रा थोड़ा सा मेरे से बहुत ज़्यादा समझिए कि ऊंचा है, तो उनको मेरा दोस्त ना कहिए। मैं उनका मद्दाह हूँ, वो इसलिए मद्दाह हूँ कि वो जो बात करते हैं वो 2 दिन बाद हो जाती है। इस दफ़ा वो कुछ सब सही तरह से बता नहीं रहे, तो मैं इंतज़ार में हूँ कि कब फैसल वाडा साहब बताएंगे कि ये होने लगा है। अच्छा, देखिए, 3.25 अरब रुपए का हिसाब लगाया गया है। 3.25 अरब रुपए पिछले 18 महीनों में हुकूमत वक्त ने खर्च किए हैं इन एहतजाजों के लिए, कंटेनर लगाने में और बाकी हिसाब किताब TADA में 3.25 अरब। अच्छा, अभी वो नुकसान का तखमीना लगाना बाकी है कि जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद हुए हैं उस पर तालीम का कितना नुकसान हुआ है। अभी ये तखमीना लगाना बाकी है कि वो जो दिहाड़ीदार लोग हैं उनकी ज़िंदगियों पे क्या फ़र्क पड़ा है, उनको मॉनेटरीली यानी कि उनको पैसे के लिहाज से, और वैसे कितना फ़र्क पड़ा है। अभी ये तखमीना लगाना बाकी है कि सरकारी मुलाजमीन जो बहाना बनाते हैं कि जी कंटेनर हैं हम आ नहीं सकते, उसका गवर्नेंस पे कितना फ़र्क पड़ा है। अभी ये तखमीना लगाना बाकी है कि बसों, ट्रेनों और ट्रकों और इन सारी जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं, इनको रोकने से कितना बिजनेस जो है वो अफेक्ट हुआ है, किस किस तरीके से जो है वो ये सारी हिसाब किताब, अभी इसका तखमीना लगाना बाकी है। अभी ये तखमीना लगाना बाकी है कि कितने लोग इन कंटेनर्स की वजह से हस्पताल ना पहुंच सके और उनके बच्चे मर गए। अभी ये तखमीना लगाना बाकी है कि ये जो शादियों की बात की है ना राव साहब ने, और ये साकिब बशीर साहब बात कर रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तो तखमीना लगाना बाकी है कि जो नफ्सियाती तौर पे आपने इन एहतजाजों से और उसकी तैयारियां करके जो आपने अपने मुल्क के तमाम शहरियों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, नौजवानों को, लड़कियों को, ख़वातीन को जो आपने ज़हनी तौर पे मफलूज करने की कोशिश की है, उसका तखमीना लगाना अभी बाकी है। तो ये जो 2.5 अरब 3.25 अरब की बात है, ये तो कुछ भी नहीं है। अब देखिएगा ये कि ये जो एहतजाज है निकलेगा इसमें से कुछ भी नहीं, टाइम फिश। और मैं आपको बता रहा हूं, मुझे किसी तरीके से लग रहा है कि बताया जा रहा है कि देखिए PTI जो है ना वो इस तरह की है, उसने कॉल दी है तो आपकी जिंदगी अजीरन हो रही है। उसने कॉल दी है, वो एहतजाज करने आ रहे हैं, वो धावा बोलने आ रहे हैं, वो इस्लामाबाद पे कब्जा करने आ रहे हैं। तो एक जमात ने पावर शो करनी है, वो एक मखसूस मकाम पर लाकर बंदे बिठा दे, पावर शो करे। लेकिन जहां पर एक ये कहा जा रहा है कि गैर मुल्की वफ्द भी आ रहा है और इस्लामाबाद में आए दिन ऐसा होता रहता है, तो आप किसी और जगह पर कर लेना, वहां पर ही जाकर क्यों कर रहे हैं? सवाल ये है कि वो यहां पे क्यों ना आए, क्योंकि आपने SCO में उनको बोला कि ये होने दें, अब आप कह रहे हैं कि बेलारूस का आ रहा है। मुझे किसी तरीके से ये भी लग रहा है कि ये जो कंटेनर्स लग रहे हैं ना, ये असल में वो जो एक बड़ा डेलीगेशन आ रहा है बेलारूस से, उनके लिए सिक्योरिटी इंतज़ाम हो रहे हैं। लेकिन दरियासना जो नुकसानात हो रहे हैं, उसका तखमीना लगाने के लिए, उसके बारे में सोचने के लिए अवाम के लिए किसी के पास कोई वक्त नहीं है। साकिब बशीर साहब, एक अलर्ट भी आज आया, PTI के एहतजाज पर दहशतगर्दी का ख़तरा है। एलामिया में यह बताया गया है कि फितना अल ख़वारिज की दहशतगर्दी का ख़तरा है, और इसके बाद फिर ये इंतज़ामात तो हमने देख लिए किस किस्म के हो रहे हैं। तो
दहशतगर्दी का भी खदशा है, अदालत ने भी मना कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों बज़िद है कि उसने इस्लामाबाद ही आना है? अगर ये शो करना है कि हमारे पास अभी भी आम लोगों की एक ताकत मौजूद है, अवामी ताकत मौजूद है, तो वो किसी और मकाम पर बिठाएं और शो करें अपनी पावर, ताकि प्रेशर बिल्ड हो। सिर्फ प्रेशर डी चौक पर आकर ही बिल्ड हो सकता है। एक तो जो नेक्टा ने थ्रेट अलर्ट जारी किया है वो तो यकीनी तौर पर तशवीशनाक तो है, वो जैसा भी हो लेकिन तशवीशनाक तो है। ऐसा दहशतगर्दी पहले ही हमारे मुल्क में है, जो केपी में और बलूचिस्तान में भी हम देख रहे हैं। तो इसलिए इतने बड़े मजमे में फिर उसको कंट्रोल करना या किसी दहशतगर्द पर नज़र रखना ये भी आसान नहीं होता। तो इसको पुलिस को भी, इंतज़ामिया को भी और PTI को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। लेकिन जो बात है एहतजाज की, जो अभी बेलारूस के सदर की बात हो रही है या बाकी, ये 4-5 अक्टूबर से पहले भी हम यही सुन रहे थे कि आगे कर लें। फिर 24, 14, 15 अक्टूबर को उन्होंने कहा, तो फिर उन्होंने कहा जी SCO आगे कर लें। अब वो जो है वो ये कर रहे हैं तो उन्होंने कहा मज़ीद जो है वो 10 दिन आगे कर लें। असल में उनको भी लगता है कि उनके खिलाफ जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ अभी रिसेंटली लिस्ट आई थी, उसमें 125 केसेस थे। तो 125 केसेस अगर आप एक बंदे पे बनाएंगे, और पिछले हम तकरीबन अगस्त से देख रहे हैं, 28 अगस्त को उनकी पहली ज़मानत हुई थी गिरफ्तार होने के बाद, तो अब तक तकरीबन वो दो मुकदमा जो है उनमें बरी हो चुके हैं। और तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद ऐसे मुकदमात हैं जिनमें उनकी ज़मानतें हुई हैं इस दौरान। मतलब एक केस में ज़मानत होती है या बरी होते हैं तो फिर दूसरे, तीसरे और 14वें, 15वें केस तक आप पहुंचा देंगे, फिर 20वें तक पहुंचा देंगे। फिर एक उनकी ड्यूरिंग जो अरेस्ट के दौरान एक 28 सितंबर को अभी न्यू टाउन जो रावलपिंडी के जलसे में गिरफ्तारी डाली है परसों चौथ, तो उसमें अगर आप कर देंगे तो फिर वो उनको फिर यही रास्ता नज़र आता है कि अब हमारे पास क्या रास्ता है कि आप जो है वो केस पे केस बनाई। बंदा एक अंदर बैठा हुआ है, केस आप साबित नहीं कर पे, को अदालतों में इद्दत का केस है, साइफर का केस है, ये तोशा खाना 1, 2, 3 तीनों केसेस में जमानतों पे वो हो गए हैं। तो केसेस वो जो प्रोसिक्यूशन एजेंसीज हैं वो आगे हाई कोर्ट्स में आकर साबित नहीं कर पा रही, तो फिर उनके पर केस पे केस जाकर बनाएंगे तो फिर वो भी देखेंगे कि अब हमारे पास क्या रास्ता है। यही रास्ता बचता है कि हम जो है वो गवर्नमेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर डालें। तो अब इसमें खबर ये एक आई है जो कल मैंने आपको बताया था कि आज सुबह 10 बजे अपडेट आएगी, वो अपडेट आ गई है और वो थोड़ी सी उनको फेवर ही कर रही है। वैसे तो उनको जो 30 नवंबर को 8 केसेज ATC लाहौर के उनमें उनकी होनी थी ज़मानत पर समाअत, तो उन्होंने अर्ली हियरिंग डाली थी 21 नवंबर को, तो वो आज उस पर समाअत हुई और अब कोर्ट ने 27 नवंबर मतलब 30 की बजाय 27 नवंबर को उनकी 8 इन जमानतों की दरखास्तों पर समाअत होगी और उस दिन फैसला भी हो सकता है। और 26 नवंबर को आपको पता है रावलपिंडी का जो उन पर केस है, उस केस में भी उनका रिमांड खत्म होगा, तो उनमें भी उसकी जमानत वो हो सकती है। तो 26-27 नवंबर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो मतलब ये बात एक हो रही थी कि बिहाइंड द सीन कुछ चीज़ें चल रही हैं। अगर तो इन 8 लाहौर के और 1 यहाँ पिंडी के मुकदमे में उनकी रिहाई हो जाती है तो रिकॉर्ड पे फिर और कोई मुकदमा नहीं है जिसमें आज अभी जब हम बात कर रहे हैं कि उन पर किसी केस में गिरफ्तारी डाली हुई हो तो उनकी रिहाई भी हो सकती है मुमकिन तौर पर। तो हुकूमत के लिए भी एक रास्ता तो मौजूद है, लेकिन गवर्नमेंट फिर पैनिक में चली जाती है कि वो अगर इमरान खान साहब बाहर आएंगे 5 अगस्त 2023 से आज तकरीबन 15 माह हो गए हैं, 15 माह के बाद अगर वो बाहर आएंगे तो PTI जो उनके अंदर रहने के वक्त जो है वो इतनी चार्ज रही है, उसने गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा परेशान हुई है उनके एहतजाजों से, उनकी मीडिया टॉक से। ज़्यादा टाइम जो है वो अगर आप एयर टाइम की बात करें तो ज़्यादा बात ही उन PTI के हवाले से होती रही है या इमरान खान साहब के हवाले से। तो अगर वो बाहर आएंगे और वो खामोश नहीं होंगे तो फिर गवर्नमेंट के लिए मजीद जो है वो मुश्किलात होंगी, तो ये भी उनके मद्देनज़र है, इसलिए वो जो है वो इतने स्टेप्स ले रहे हैं, मुझे मतलब ऐसा लगता है। लेकिन जो थ्रेट अलर्ट की आपने बात की वो बहरहाल तशवीशनाक है, उसको संजीदा चीज़ है, उस पर देखना चाहिए। एक ब्रेक की तरफ हम चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हम फिर मुल्क की दीगर सिक्योरिटी के हवाले से जो हालात है उस पर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। अमन का मतलब मेरी नज़र के अंदर ख़ास तौर पर हमारे मुल्क के अंदर एक मजम्मत से दूसरी मजम्मत के दरमियान का वो वक्फ़ा है और उस वक्फ़े में सिर्फ खामोशी है। खामोशी के अलावा में ज़्यादा चीज़ें सुनाई नहीं देती। किसी भी मुल्क के अंदर सियासत, मईशत, हर चीज़ का जो
डिपेंडेंट होती है किसी चीज़ पर, वो अमन-ओ-मान होता है। तो पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के हवाले से हमने बहुत सी कुर्बानियाँ भी दी, बहुत से इक़दामात भी किए, लेकिन हम इस को ख़त्म नहीं कर पाए। तो इससे बहुत से नुकसानात होते हैं। क्या क्या नुकसानात होते हैं? और हालिया हम देख रहे हैं, आज भी 2 धमाके हुए। गुज़िश्ता दिनों में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हमने देखा, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पेश आया। आज हेलीकॉप्टर जा रहा था वज़ीर आला का एक वफ़द को लेकर, उस पर फायरिंग हुई। तो इस तरह के मामलात जो हैं वो मज़ीद बेयकीनी मुझे लगता है कि कायम करते हैं। तो नजम साकिब साहब, ये जो बढ़ते हुए वाक़यात होते हैं या हर कुछ अरसे के बाद इनमें तेज़ी आती है, फिर थोड़ी खामोशी, फिर तेज़ी आ जाती है, इसके बहुत से नुकसानात होते हैं। आपको क्या लगता है उनमें से बुनियादी चीज़ों को ठीक कैसे किया जा सकता है और बुनियादी असरअंदाज कैसे हो रहे हैं हम पर? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि जानी और माली नुकसान होता है एक्सट्रीमिज़म के जब वाक़यात पेश आते हैं और दहशतगर्दी के, और आमतौर पे फोकस इसी में होता है जी, खुदा न खास्ता इतने लोग जो है वो जान से गए, इतना माली नुकसान हुआ। लेकिन उसके जो साथ जुड़े हुए नुकसानात हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता। मिसाल के तौर पे 3-4 चीनी हमारे दोस्त जो हैं, जो वर्कर्स हैं, वो किसी बस में जा रहे हैं और वो बस उड़ जाती है और वो 4 बंदे जो हैं वो हलाक हो जाते हैं। एंड रिजल्ट ये निकलता है कि सीपैक खतरे में पड़ता हुआ नजर आता है। तो इसमें सिर्फ बस का नुकसान नहीं हुआ कि एक बस ज़ाया हो गई, 4 जानें गई। उसको जब आप देखते हैं तो वो एक तवील जर्नी है जो कि आखिर में मुंताज इस बात पे होती है कि आपका मेगा प्रोजेक्ट जो है वो आ जाता है। लिहाजा इसको अभी सोचने की बड़ी ज़रूरत है कि हम इसको देखें कि कहाँ कहाँ पे नुकसानात हो रहे हैं, जो आपने सवाल किया है। दूसरा नुकसान जो सबसे बड़ा होता है, जिसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दी जा रही, और वो ये है कि अगर किसी मुल्क में मुसलसल दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आ रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे, तो वहाँ पे बाहर से जो आपकी FDIs आती हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, कोई बंदा, कोई बिजनेसमैन अपने होशो हवास में उस मुल्क में ये अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा जहाँ पे उसको ये नहीं पता है कि उसके वर्कर्स महफूज हैं कि नहीं। किसी वक्त भी कोई दहशतगर्दी का वाक़या पेश आता है। तीसरा, अभी तक इसकी तरफ ध्यान नहीं गया कि दहशतगर्दी और एक्सट्रीमिज़म में जब इस तरह के वाक़यात तवातर के साथ पेश आते हैं तो आपके मुल्क में जो रहने वाली आवाम है उसको नफ्सियाती तौर पे किस किस किस्म के खौफ का सामना होता है, उसको अपने बच्चों का मुस्तकबिल कैसे नजर आता है। वो बच्चों को स्कूल भेजता है तो दुआ मांगता है, इमाम जामन बांधता है कि ये खैर खैरियत से वापस आ जाएं। अभी इसकी तरफ ध्यान नहीं गया। फिर यह है कि आपके मुल्क में जो टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है, अगर आपके मुल्क में दहशतगर्दी और एक्सट्रीमिज्म के वाक़यात पेश आ रहे हैं, कोई जान जो है वो किसी वक्त भी आ सकती है, कोई गोली किसी वक्त भी चल सकती है और गोली पे नाम नहीं लिखा होता, तो आपका टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है उसको ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि जिन जिन लोगों ने सीटें कराई होती हैं ना कि चलास जाएंगे, हुंजा जाएंगे, गिलगित जाएंगे और उसके बाद कैलाश वादी में जाएंगे, वो कहते हैं छोड़ो यार, उधर तो ये सूरत हाल है। तो इस नुकसान का, दहशतगर्दी का सामना ना सिर्फ हमने करना है, और एक और बात भी बड़ी ज़रूरी है बतानी कि दहशतगर्दी को, वाक़े को रोकने से पहले काम करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो हो जाए तो फिर तो आपने गिनने होते हैं ना कितने बंदे मरे, कितना नुकसान हुआ। अब आपका जो सवाल का दूसरा हिस्सा है उसका मुख्तसरन जवाब देता हूं। देखिए, 2 काम कर लीजिए। अपनी जो इंटेलिजेंस हमारी एजेंसीज हैं, अस्करी इदारे हैं, हुकूमत वक्त है, वो कोशिश कर रही है, उनके सारे हिसाब किताब चल रहे हैं, उनकी इंटेल जो है उनको मिलती है, वो जाके उसको पकड़ लेते हैं। वाक़या होने से पहले 2 काम करने हैं। पहली बात ये करनी है कि आपने ये जो पैगाम देते हैं ना कि दहशतगर्दी जो है वो हमारा नंबर 1 मसला है, दहशतगर्दी जो है उसमें अवाम भी हिस्सा डालें, तो इसको ज़रा इस तरीके से हुकूमत वक्त बताए कि अवाम को यकीन हो कि आप सच बोल रहे हैं, अवाम को यकीन हो कि आपकी बात पे हमने यकीन करना है। दूसरी बात, अंदरूनी तौर पे अगर आपने करना है तो ये जो सियासी बेचैनी है जो कि 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले भी थी, 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद भी है, इस सियासी बेचैनी को किसी तरीके से ख़त्म करें। दहशतगर्दी के अक्सर वाक़यात जो हैं वो आपके नहीं होंगे। राव साहब, हम काबू पाना चाहते हैं इस पर और काबू पाने की कोशिश भी कर रहे हैं और नो डाउट माजी से बहुत बेहतर पोजीशन पर हैं,
लेकिन आपको लगता है, मुझे लगता है कि बदलती हुई स्टेट पॉलिसी, हर दौर के अंदर एक नई पॉलिसी इन्हीं लोगों के बारे में जिनको हम दहशतगर्द कहते हैं, इनके मामले पर, ये इसने सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया। बुनियादी मसला यहां से शुरू हुआ। देखिए, बुनियादी मसला ये हुआ कि आपकी सोसाइटी रेडिकलाइज हो गई है। और रेडिकलाइज सोसाइटी किस तरह से होती है? हमारे यहाँ यूथ बहुत ज़्यादा है, मैंने पहले भी जिक्र किया, 65% तकरीबन हमारे यहाँ यूथ है। उसकी जो नीड है, जब आप उसकी नीड को एड्रेस नहीं करते ना, तो वो फिर वो रास्ता ढूंढती है कि किस तरह से वो अपने मामलात को ठीक करे, अपने रोज़ी रोटी का बंदोबस्त करे, अपना एक्टिविटी किस किस्म की वो करे। तो उस वक़्त वो किसी ना किसी नैरेटिव का फिर शिकार होती है, चाहे वो पॉलिटिकल नैरेटिव हो, चाहे कोई और मजहबी नैरेटिव हो, चाहे कोई और नैरेटिव हो, तो उस नैरेटिव का शिकार होती है। जब वो उस नैरेटिव में जाके फंस जाती है तो फिर वो किसी ना किसी नेटवर्क का हिस्सा बन जाती है। तो ये रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस है जो हमारे यहाँ हो चुका है। और ये जो कहते हैं ना, माशी तौर पे और सियासी अदम इस्तेहकाम के हवाले से नहीं, पूरी तरह माशरे के अंदर ये चीज़ सिरायत कर चुकी है और उसकी हम जगह जगह उसकी देखते हैं, चाहे मजहबी फ़िरका वारियत हो, चाहे लिसानी तौर पे हो, चाहे इलाकाई हवाले से हो, चाहे सियासी हवाले से हो, हर जगह पे आपको वो चीज़ नज़र आती है। तो हम उस रेडिकलाइजेशन को रोकने की हमने कोई कोशिश नहीं की। ये जो दहशतगर्दी है ना, ये इंटेलिजेंस बेस, जैसे कहा नजम साहब ने, पहले आप इंटेलिजेंस बेस पे उसको रोकने की कोशिश करते हैं, उस नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फिजिकल एक चीज़ मौजूद है। फिर आप उसको काइनेटिक ऑपरेशंस के ज़रिए, जो हमारी फोर्सेस कर रही हैं और शहादतें दे रही हैं, फिर आप उसके ज़रिए करते हैं। लेकिन जो रेडिकलाइजेशन है ना, ये नैरेटिव के ज़रिए रोकी जाती है, नैरेटिव से रोकी जाती है और नौजवानों की उस नीड को एड्रेस करके रोकी जाती है, जिसमें उनको पॉलिटिकल एक्टिविटी, हेल्दी पॉलिटिकल एक्टिविटी, दूसरी एक्टिविटीज़ जो है माशी एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व करना, और स्पोर्ट्स भी उसमें हो सकती है, उसमें म्यूजिक भी हो सकती है, ड्रामा हो सकता है, फिल्म, यानी उनको मुतनादिल मौके फराहम करना, मुतबादिल मौके फराहम करने होते हैं। साकिब रशीद साहब, ये फरमाइएगा, ये जो गैप आ जाता है, इसको रिपोर्ट भी किया गया पहले कि सिक्योरिटी फोर्सेस कहती है कि हम इलाके को खाली करके जब दे देते हैं, अमन व अमान उसमें कायम करके दे देते हैं, तो ये पॉलिटिकल जिम्मेदारी होती है कि उस पर फिर अपनी रिट को कायम किया जाए। जी बिल्कुल, जो अभी चंद रोज़ पहले भी एपेक्स कमेटी का जो इजलास हुआ, उसमें भी ये उमूर ज़ेर बहस आए। ख़ास तौर पर नेशनल एक्शन प्लान के तहत डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ जो है वो बननी थी और सूबे की सतह पर भी एपेक्स कमेटी के इजलास जो है वो होते रहे हैं और मरकज़ की सतह पर भी। तो ये नीचे तक जो है वो दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए ये इक़दाम 2014 से उठाए गए थे और उसके बाद दरमियान में पाकिस्तान में अमन रहा। अब भी जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इस किस्म के वाक़यात जो है वो हो रहे हैं और जो हुकूमत के फिगर्स हैं कि जब पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का जो सामना किया तो 130 अरब डॉलर्स गवर्नमेंट के ये फिगर्स हैं कि वहाँ पे हमें नुकसान हुआ। 80,000 से ज़ायद हमने जो है वो शहादतें हुई। हमारे जो अफवाज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के आम जो लोग हैं, वो जो है वो शहीद हुए इस दहशतगर्दी का सामना। तो अब दहशतगर्दी पिछले 4-5 साल 6 साल जो है वो उसमें काफ़ी अमन रहा है। अब दोबारा ये साड़ उठा रही है तो इसके लिए मरबूत पॉलिसी जो है वो बनाना हुकूमत के लिए लाजिम है। और तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है एक पेज पर आना पड़ेगा। प्रोग्राम का वक्त साकिब रशीद साहब खत्म हो गया। नजम साकिब साहब, मुख्तसरन आज के सवाल। खबर मिली है कि मुख्तलिफ जराइम की पादाश में इस साल सऊदी अरेबिया ने अभी तक 100 गैर मुल्की अफराद को मौत के घाट उतारा है। पाकिस्तानियों की तादाद सबसे ज़्यादा है। ज़रूरी सवाल ये है कि पाकिस्तान का इस सूरत हाल में नंबर 1 पे आना या हम अपने ज़ोरे बाजू से नंबर 1 पे आए हैं। आज का गैर ज़रूरी सवाल, हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। गैर ज़रूरी सवाल ये है कि हुकूमत बाकी सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर करने का इरादा रखती है या ये मेहरबानी सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे होगी। राइट, हमारे नाज़रीन अपने फीडबैक करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अल्लाह हाफ़िज़।